हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा। तो आई होप घर पे सब ठीक ठाक होंगे, सभी सुरक्षित होंगे। तो एक बार फिर से हम आप लोगों के लिए अपनी नेक्स्ट क्लास लेके आए हैं, जो कि हमने 12th क्लास में बोर्ड का असाइनमेंट स्टार्ट किया था बेटा, फर्स्ट 2 चैप्टर्स का। तो उसी को मैं आज आगे कंटिन्यू करूंगा। हमने उस असाइनमेंट के 7 पेज के जो क्वेश्चन वो कंप्लीट डिस्कस कर लिए थे। आज जो हमारा डिस्कशन स्टार्ट होगा वो पेज नंबर 8 से स्टार्ट है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि गॉस लॉ को एक्सप्लेन करना है, उसकी डेरिवेशन इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए करनी है बेटा। प्लेन शीट के लिए आप लोगों ने डेरिवेशन की थी, तो आप वही चीज डिस्कस करोगे। मैं इन चीजों को बार बार लिख के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, तो आप लोग कर लेना। सेकंड क्वेश्चन में आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है आपको स्फेरिकल सेल के लिए आउटसाइड। ये क्वेश्चन में हम कई बार कर चुके हैं, और साथ में ग्राफ भी बनाना है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, 2011 में भी रिपीट किया, पहले भी कई बार आया था। उसके बाद इसी का सेकंड पार्ट, या आप इसके अंदर क्वेश्चन की काउंटिंग में चेक करो तो थर्ड क्वेश्चन है, ये डिस्कस कर लेते हैं। दो स्फीयर गिवन है हमें, ए और बी। इस पे चार्ज है +4Q और इस पे -10Q। अब एक आइडेंटिकल स्फीयर है C, तो जब उसको किसी भी स्फीयर के टच में लेके आओगे, तो जिस भी स्फीयर से टच करवाया है उस स्फीयर का जो टोटल चार्ज है पहले इक्वल होगा, बैलेंस होगा, मतलब Q1 + Q2 ऐड करना है। उसके बाद उसका हाफ होके दोनों के पास चला जाएगा, उन सेपरेटिंग। तो देखते हैं क्वेश्चन। एक थर्ड स्फीयर है जो कि अनचार्ज है, उसको पहले किसके टच में लेके आया गया, इसके टच में, और इसको सेपरेट कर दिया। अनचार्ज था तो इसके पास 0 यूनिट, तो सेपरेट करने पे जो चार्ज आएगा दोनों के पास वो टोटल बाई 2, क्योंकि दो को ज्वाइन किया है, तो +4Q + 0 कितना बच जाएगा दोनों के पास, इतना बच जाएगा। ए के पास +2Q, सी के पास +2Q। क्लियर है। अब क्या कहता है, अब सी पे कितना चार्ज आ चुका है बेटा, +2Q। तो हमने जो सी चार्ज इस पे +2Q हो चुका है, इसको किसके टच में रखा, बी के टच में, इस पे कितना चार्ज है, -2Q, और इनको सेपरेट करवा दिया। तो यहां से कितना निकल के आ रहा है, -8Q। तो अब जो चार्ज होगा हर एक पे जो चार्ज आएगा वो -8Q का हाफ हो जाएगा, यानी -4Q ए के पास, बी के पास, और -4Q ही किसके पास, सी के पास। क्लियर है। अब आ जाते हैं, अब इस सिचुएशन के बाद बी पे कितना चार्ज बचा है, -4, और ये कॉन्टैक्ट करवाने के बाद इस पे कितना चार्ज बचा है, +2Q। तो अब इसने पूछा है कि अगेन इन दोनों को कांटेक्ट में लेके आओ टच करवाने के बाद, तो फाइनल चार्ज कितना बचेगा हर एक पे, वो हो जाएगा +2Q -4Q/2। तो -2Q/2 दोनों पे कितना चार्ज आ जाएगा, -Q चार्ज। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। सिंपल सा कंसेप्ट है, जब भी दो बॉडी आइडेंटिकल है तो उनको आप टच करवाओगे तो टोटल चार्ज का दोनों पे आधा हिस्सा आ जाएगा। कितनी बार टच करवाए, अब आपको नेक्स्ट ये करना है, तो उसका चार्ज प्लस नेक्स्ट का दोनों टोटल करो, हाफ हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंडक्टिंग स्फीयर हैविंग नेगेटिव चार्ज। हम लोग कई बार कर चुके हैं। नेगेटिव चार्ज के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ आती है, पॉजिटिव में बाहर की तरफ जाएंगी। इलेक्ट्रिक डाइपोल की भी क्लास में हो चुकी है, आप लोग आराम से कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में रखा गया, बताइए उस पे नेट फोर्स 0 होती है। तो ऑब्वियसली हमने पढ़ा था, एक ऊपर Q की और नीचे Q की, टोटल फोर्स 0 आएगी। पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं।
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। उसमें बोला गया कि डाइपोल स्टार्टिंग में पैरेलल कंडीशन में था फील्ड के साथ, तो पैरेलल में थीटा पैरेलल टू द फील्ड, तो थीटा कितना हुआ स्टार्टिंग में 0, और उसे किससे में लेके आएगा, इस कंडीशन में लेके आए हैं कि थीटा कितना हो जाए, सेकंड नया जो थीटा हो 180 डिग्री। तो वर्क डन पूछा गया है, तो वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल आप लोगों ने पढ़ा था -PE cos ऑफ थीटा 2 माइनस थीटा 1। तो आप लोग ये सोल्व कर लोगे। तो एक बार ये क्वेश्चन कंफर्म किया बेटा, यहाँ वैल्यूज गिवन नहीं है आप लोगों को, तो जस्ट कोस ये इस तरीके से आएगा, ये थीटा 2 cos 180 डिग्री माइनस cos 0 डिग्री। अब cos 0 आप लोगों ने पढ़ रखा है 1 होता है, तो cos 180 -1, तो कितना आ जाएगा -PE -1 और -1, तो -2 हो गया ये, और -+2PE आप लोगों का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया था, गॉस लॉ का एक्सप्लेन करो। उसके बाद एक क्यूब गिवन है, जिसकी साइड इस तरीके से एक्स एक्सिस पे प्रेजेंट है, तो ये डिस्टेंस a है और ये भी a है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। तो टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस तरफ है बेटा, तो इस तरफ तो है नहीं, तो इस साइड भी 0, इधर भी 0, उस साइड भी और इस साइड भी। जो जस्ट टोटल फ्लक्स होगी वो एक तो फाई इन और फाई आउट होगी। क्लियर है? तो फ्लक्स का फॉर्मूला फाई टोटल जो निकल के आएगी वो फाई इन प्लस फाई आउट का रिजल्ट निकल के आएगा, फ्लक्स इन और फ्लक्स आउट। तो हम बात करें फ्लक्स के लिए, हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी कि E डॉट ds वेक्टर होता है, तो इसका इस तरफ हो गया, मैं इसको फर्स्ट सरफेस मान लेता हूं ds इन, और इसको ds आउट। तो बताना बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और ये जो सरफेस वेक्टर है, थोड़ा सा अलग लिख लेते हैं, दोनों में एंगल ये उस तरफ है ये इस तरफ, एंगल कितना 180 डिग्री, तो E ds1 और cos 180 डिग्री। और इस सरफेस का डिस्टेंस कितना है a, तो यहाँ पे E की उसने इक्वेशन दे रखी है cxi के, तो यहाँ जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, c x की जगह a हो जाएगा, और cos 180 आप लोगों को पता -1, तो ये चीज निकल आएगी माइनस साइन के साथ, यानी i कैप के अपोजिट। इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ है, i कैप प्लस x एक्सिस की डायरेक्शन को दिखाता है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन। इसी तरीके से फाई आउट, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ds2 के साथ एंगल कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ है, ds आउट भी उस तरफ है, या ds आउट बोल सकते हो आप इसको। तो E cos 0 डिग्री, क्लियर है? अब cos 0 1 होता है, तो इसमें कोई डाउट नहीं। बट एक चीज ध्यान रखनी, यहाँ पे E की वैल्यू डिस्टेंस के साथ चेंज हो रही है, क्योंकि यहाँ पे x वेरिएबल है। जब a होगा तो वैल्यू a डिस्टेंस पे ca आएगी, और यहाँ तक डिस्टेंस 2a हो चुका है, तो वैल्यू 2 टाइम ऑफ ca हो जाएगी। क्लियर है बेटा? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो 2 टाइम ca i कैप और ds आउट, एरिया आप लोगों ने हमने यहाँ ds साइड गिवन है ना, तो एरिया कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली a स्क्वायर, तो ये -c a क्यूब i कैप, और यहाँ पे भी आप एरिया लिखोगे तो a स्क्वायर, तो ये +2 c a क्यूब i कैप। तो
तो यहाँ से डिफरेंस देख पा रहे हो, ये प्लस ए माइनस, तो टोटल कितना आएगा यहाँ पुट करोगे तो 5 इन कितना था माइनस सी ए क्यूब आई कैप, और ये कितना था प्लस 2 सी ए क्यूब आई कैप, प्लस माइनस कितना रिजल्ट आएगा, प्लस वाला बड़ा है तो प्लस सी ए क्यूब आई कैप, आई कैप का मतलब 2r पॉजिटिव एक्स एक्सिस, या हम बोल सकते हैं अलोंग इलेक्ट्रिक, यानी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में हमारी फ्लक्स है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ इसका यूनिट गॉस लॉ प्लेन शीट के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब एक शीट में पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, शीट की बात हो रही है तो शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में बता देता हूं। पेज नंबर 8 का ये लास्ट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर पॉजिटिव शीट है तो दोनों तरफ बाहर की तरफ होंगी, इस साइड भी, ये 3D डायग्राम है, ये अंदर यहां मत दिखाना इसको। और अगर ये नेगेटिव है, अगर ये नेगेटिव शीट होती तो फील्ड लाइन अंदर की तरफ होती। क्लियर है? तो आप बना सकते हो। पेज नंबर 9 पे आ जाइए बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है और इसके मैंने असाइनमेंट में 3 पार्ट दिए थे, बट कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए, तो मैं इस क्वेश्चन को दोबारा क्लियर कर देता हूं। पहले फर्स्ट पार्ट में आपको 2 चार्ज दिए हुए हैं, प्लस -2q एंड प्लस q, और वो ये कितनी लोकेशन पे है, A0 पे इसका कोऑर्डिनेट, और इसका 4A0, यानी कि समझते हैं हमने ये लिया कोऑर्डिनेट एक्सिस x और ये y। तो बात करूं कोऑर्डिनेट हमारे ऐसे चलेंगे, वन टू थ्री, 1 2 3, ये गैप सेम रख लेना कोशिश की जाए। अब A0, तो A0 का कोऑर्डिनेट ये आया और दूसरा 4A0। क्लियर बेटा? बहुत इजी होते हैं ये इस तरीके के क्वेश्चन जो कोऑर्डिनेट बना के दे रखे होते हैं, आपको घबराना नहीं, बिल्कुल आसान होते हैं। -2q चार्ज कहां रखा है, यहाँ पे, और +q का चार्ज कहां रखा है, यहाँ पे। अब उसने ये बोला है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो एक स्फीयर से, और उस स्फीयर की रेडियस कितनी है, 3a, और स्फीयर का सेंटर कहां पे है, ओरिजिन पे। तो ओरिजिन हमारा ये होता है, तो यहां से 3a रेडियस लेके ये 3 तक हो जाएगा, ये 2a, इतनी रेडियस मान करके एक स्फीयर ड्रॉ करना है। ये अब इस स्फीयर की फ्लक्स कैलकुलेट करनी है, तो आप लोगों ने पढ़ रखा फ्लक्स चार्ज इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ चार्ज इनक्लोज कितना लिख रहा, -2q बाई एप्सिलॉन नॉट। आप लोगों का आंसर हो जाएगा। बताओ कहाँ मुश्किल था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट पेयर में आप लोगों को बता देता हूँ। नेक्स्ट पेयर में पूछा गया है, लोकेशन सेम है, एक चार्ज लिया गया है -3q, ध्यान से समझ लेना, और दूसरा यहाँ पे +2q। लोकेशन सेम है बट रेडियस b पार्ट की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे रेडियस गिवन है इस वाले पेयर के लिए जो पूछा गया था 5a। क्लियर है बेटा? अब एक चीज और इस क्वेश्चन से बताना चाहूंगा, ये क्वेश्चन एक जैसा ही है जैसे मैथ में आपको एडिशन में 10 + 7 पूछ लिया, 3 + 5, जस्ट स्टेटमेंट ही तो चेंज हुई है, मेथड तो वही रहेगा सेम। यहाँ पे स्टेटमेंट चेंज की है, मेथड अलग है। स्टेटमेंट भी इसलिए कि अलग अलग कोड आते हैं कि थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट दिखे, इस वजह से, सॉरी। तो अब बात करता हूँ इसका जो सी पार्ट है, जो सी कोड के अंदर पूछा गया था
उसके अंदर लोकेशन सेम दी गई है, बट यहाँ पे +4 और यहाँ पे -Q4 दे दिया है, और रेडियस दे दी गई है 2a। कुछ भी दे दे, मैं कुछ नहीं, बस सिंपली उतना स्फीयर बनाओ, देखो कितना इनक्लोज है या कितना नहीं है, और आंसर आप लोगों का निकल आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, एक हमारे पास सिलेंड्रिकल बॉक्स दिया गया है, और उस बॉक्स को एक्स एक्सिस पे रखा है इस तरीके से, और ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे, 1 मीटर डिस्टेंस पे रखा गया, और इसकी जो लेंथ है वो भी कितनी बताई गई है, 1 मीटर। अब इसकी जो रेडियस है वो दी गई है 0.5 मीटर, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर दिया गया है 50 x i कैप। इसके साथ x आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, वेरिएबल है। अब आपसे फ्लक्स पूछी गई कि नेट फ्लक्स बताओ कितनी हो, तो क्लियर सी चीज है, आप इस सिलेंडर में 3 एरिया देख रहे होंगे, फर्स्ट वाला ये, सेकंड वाला ये, और थर्ड वाला ये। क्लियर है? तो मैं तीनों के सरफेस वेक्टर बना देता हूं, ds1 वेक्टर इस सरफेस का, और आप लोगों ने पढ़ा जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो इस वजह से वो परपेंडिकुलर भी आउटवर्ड, यानी कि अगर इस सरफेस की बात करें तो बाहर की तरफ आएगा, इस सरफेस पे कहीं पे भी पूरे में सरफेस पे लोगे तो आउटवर्ड आएगा, और इस वाले का भी उसकी तरफ। क्लियर है? इसके अंदर नहीं जाएगा, आउटवर्ड देते हैं, थ्योरी में हम लोग पढ़ते हैं इस बात को। ये सरफेस आ जाएगा ds3। अब एक चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, आई कैप क्या दिखाता है, कोई एक्स एक्सिस की जो डायरेक्शन होती है उसको हम आई कैप से दिखाते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन। क्लियर है? तो यहां हमारे पास 3 सरफेस हुए, फाई फर्स्ट, फाई सेकंड, प्लस इसको मैं फर्स्ट बोलता हूं, इस वाले को सेकंड, और इस वाले को थर्ड। आप लोगों ने वही चीज पढ़ रखी है, E डॉट ds, तो मैं बार बार उस चीज को नहीं लिख रहा, सीधा एंगल लिख रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड और फर्स्ट एरिया वेक्टर में, इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ है, फर्स्ट एरिया वेक्टर इस तरफ, तो एंगल बन रहा है cos 180 डिग्री। क्लियर? सेकंड, E डॉट ds2, ds2 ऊपर है, इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ, तो एंगल 90 डिग्री। और थर्ड, E डॉट ds3, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो एंगल 0 डिग्री। क्लियर है? तो cos 90 0 होने की वजह से ये पूरी टर्म क्या हो गई, 0। ये होता है 1। यहाँ पे E की वैल्यू कितनी है देखना, E हम इस सरफेस पे बात करें तो यहाँ पे डिस्टेंस 2 मीटर आ गया, तो यहाँ पे जो E की वैल्यू लेंगे हम वो 50 इंटू 2 यानी 100 आई कैप ली जाएगी। क्लियर है? ओके। दूसरी बात, इसके कितनी लेंगे, ये -1, और E कितना होगा 50 इंटू 1 आई कैप, यानी 50 आई कैप हो जाएगा सीधा, क्योंकि x कितना है 1। अब बात करते हैं ds1 और ds3। तो ds3 की वैल्यू मैं नीचे लिख देता हूं, स्फीयर है, रेडियस गिवन है 0.5, तो एरिया कितना हो जाएगा पाई r स्क्वायर, तो पाई 0.5 स्क्वायर। तो आप इन वैल्यूज के साथ रिजल्ट को सॉल्व करोगे, 50 आई कैप इंटू पाई 0.5
5 और ये माइनस था तो यहाँ माइनस रिजल्ट आता है। और अगले वाले में प्लस जो कि 100 आई कैप के साथ इनटू पाई, वैसा ही है जैसा क्यूब में किया था, चीजें बदल रही है, तरीका वही है। तो प्लस 50 आई कैप इनटू पाई 0.5 इस वैल्यू को आप सोल्व कर लेना, आप लोगों का आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद इसके सेकंड पार्ट में पूछा है कि चार्ज इनक्लोज बताओ। तो हमने पढ़ रखा है कि फ्लक्स जो होती है वो चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज इनक्लोज कितना आएगा 5e इनटू एप्सिलॉन नॉट। ये रिजल्ट भी हो जाएगा आपका। न्यूमेरिकल बिल्कुल मुश्किल नहीं है, हम लोगों ने बना रखे। फिर वही चीज बोलूंगा, तरीके से करोगे तो चीजें आसान है, बहुत ही आसान है। अब आगे क्वेश्चन दे रखा है बेटा, ये इस तरीके का क्वेश्चन अब सीबीएसई बोर्ड ने लास्ट 1-2 ईयर से बंद कर रखा, बट फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। हर क्वेश्चन कुछ चीज सिखाता है। इसमें एक स्टेटमेंट दी है कि व्हाइल ट्रैवलिंग बैक टू हिज रेजिडेंस। आप लोग पढ़ोगे तो डॉक्टर पाठक होते हैं, वो कार से अपने घर की तरफ जा रहे हैं, तो एकदम तूफान आया हुआ थंडरस्टॉर्म, तो बहुत ही अंधेरा हो रखा है, बादल छाए हुए हैं। तो उसको क्या देखते हैं कि अपनी गाड़ी को रोक लेते हैं और कुछ टाइम के लिए वेट करते हैं। अब अचानक से वो क्या देखते हैं, बच्चा रोड पे अकेला जा रहा था, तो उन्होंने बच्चे को रोक के अपनी गाड़ी के अंदर बिठा लिया और उसको घर पे, उस बच्चे घर पे ड्रॉप करके आए। तो अब जो बच्चा है वो क्या वहां पे जाने के बाद डॉक्टर से बोलता है कि आप मेरे पेरेंट्स से मिलके जाएं। जो उसके पेरेंट्स हैं वो डॉक्टर पाठक का क्या है, थैंक्स बोलते हैं कि उसकी जो सेफ्टी का उसने इतना ध्यान रखा। तो ये पैराग्राफ में पूछा गया। तो आंसर दिए गए हैं कि नीचे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, उनका आंसर दिया गया। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, उसका मैं जस्ट आंसर अभी बताता हूं, इसको डिस्कस करेंगे जो हमारा नेक्स्ट कैपेसिटेंस वाला पार्ट है वहां पे। कि जब भी, वैसे आप लोगों को बता दूं, जब भी तूफान बिजली गड़क रही हो तो कार या किसी मेटालिक हाउस है उसके अंदर हम सेफ रहते हैं एज कंपेयर टू ओपन ग्राउंड। तो उसके अंदर एक रीजन रहता है कि जो मेटालिक कंडक्टर है, जो सारा चार्ज, जब इलेक्ट्रिसिटी में जब एकदम बादल एक दूसरे से टकराते हैं तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, तो वो सारा चार्ज होता है। तो अगर मेटालिक सरफेस पे, तो सारा चार्ज उस सरफेस पे गिर के उससे क्या होगा, अर्थ की बॉडी के अंदर चला जाएगा, अर्थ के अंदर। और अगर डायरेक्टली हमारे ऊपर गिरता है तो हमारी बॉडी के अंदर से जाता है, तो उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। तो यही चीज दिखाती है कि कार के अंदर क्या है, मेटालिक बॉडी है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक शील्डिंग प्रोवाइड होगी। मैं इस टॉपिक को अभी डिस्कस नहीं करूंगा, पूरा जब चोरी में आएगा तब करेंगे, तब तक के लिए आप आंसर याद रखो। दूसरा कि डॉक्टर पाठक की कौन सी दो वैल्यू डिस्प्लेस हुई, यहाँ पे मोरल वैल्यूज की, और वैसे बात करें कि क्या क्या उसकी क्वालिटी थी। तो फर्स्ट तो उसको साइंस की अच्छी नॉलेज थी, उसकी नॉलेज को दिखा रहा है। दूसरा वो काइंड हार्टेड था, तो ये चीजें आप ले सकते हो, काइंड हार्टेड। और हम क्या बोल सकते हैं, हेल्पिंग पर्सन था। तो इस तरीके से आप लोगों को अपने थॉट के अकॉर्डिंग आंसर देना है। उसके बाद उनके पेरेंट्स की क्या क्या वैल्यूज रिफ्लेक्ट होती हैं। तो पेरेंट्स की अच्छी क्वालिटी है कि जो जिन्हों को पेरेंट्स की क्वालिटी क्या दिखाई बेटा, जो भी हमारी मदद करता है हमें उसकी क्या है, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसके रिगार्डिंग थैंकफुल होना चाहिए, उसका एहसान मानना चाहिए। ये चीजें हैं। उसके बाद एक एग्जांपल कोई ऐसा ही है जो आपने अपने लाइफ में देखा, वो डिस्कस करना है, तो ये खुद करेंगे। उसके बाद बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है इस पेज का लास्ट क्वेश्चन, कि दो इंसुलेटिंग स्ट्रिंग से दो आइडेंटिकल चार्ज हैंग कर रखे हैं, तो ये ऑब्वियस सी बात है एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। और वो फोर्स कैसी होगी, अगर आइडेंटिकल है तो रिपल्सिव। अब क्या कहता है कि जो ये
रिपल्शन की वजह से पीछे की तरफ चले जाएंगे। तो कंसेप्ट आपको आता होगा कि जैसे ही इन चार्ज के बीच में एक प्लास्टिक की शीट डाल दी जाती है, तो क्या होगा, ये आप लोगों को आंसर देना। तो सोचो एक सेकंड के लिए क्या होगा, तो इसका आंसर देते हैं। तो आप लोगों ने सोचा हो तो बेटा एक चीज देखनी है कि प्लास्टिक शीट एक इंसुलेटर होती है। क्या होती है? इंसुलेटर। तो ये अपने अंदर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है डज नॉट अलाउ, उनको अलाउ नहीं करेगी टू पास द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लियर है? ओके। तो इसके बाद हम चीज देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को अलाउ नहीं कर रही तो फोर्स क्या हो जाएगी जी। तो सीट रखते जो उनके बीच की रिपल्सिव फोर्स थी, इसकी वजह से ये दूर दूर जाने की कोशिश कर रही थी, वो फोर्स खत्म हो जाएगी, सिंपली ये इसी पोजीशन में लटके रहेंगे। तो ये था बेटा, हमने 9th पेज डिस्कस कर लिया है। अभी जस्ट मैं 1-2 क्वेश्चन और डिस्कस कर लेता हूँ, फिर अगली क्लास में बाकी क्वेश्चन कवर करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप क्यों नहीं बनाती? तो क्लोज लूप का आपको सिंपल आंसर देना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो क्लोज लूप बनाती है बेटा, क्योंकि वहां पे देखते हैं कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पे जो हमारे डिस्क्रीट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करते हैं, तो इसीलिए वो क्लोज लूप बनाती हैं। सॉरी, क्लोज लूप नहीं बनाती। ठीक है, डायरेक्ट पॉजिटिव से नेगेटिव तो हो जाती है, वापस नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं आती। तो आपका ये आंसर रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन सेकंड, पेज नंबर 10 की बात करें। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 5 × 10⁻³ I कैप भी है न्यूटन पर कूलम और फ्लक्स निकालनी है। ये किस में है? I कैप होने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और आपको एक प्लेन दिया है YZ। तो YZ प्लेन में होने का मतलब क्या बनता है हमारे पास कि हमारे पास जो प्लेन है वो थोड़ा सा छोटा ले लेते हैं, और वो YZ में है तो हमें ऐसे बनाना पड़ेगा, यानी कि इसके परपेंडिकुलर। तो फ्लक्स कैलकुलेट करनी है। क्लियर है? फर्स्ट केस में अब ध्यान रखना है, इस केस में प्लेन जो होगा तो प्लेन का एरिया वेक्टर लेना है। तो एरिया वेक्टर जस्ट इस YZ प्लेन का जो होता है वो x एक्सिस के अलोंग आएगा। तो जो ds इसका है वो किसके अलोंग है? अलोंग I कैप। तो दोनों में थीटा कितना होगा? 0 डिग्री। तो आपको फ्लक्स कैलकुलेट करनी है। क्लियर है? तो यहाँ पे देखोगे बेटा E गिवन है आपको, ds गिवन और उसकी साइड दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो 0.1 मीटर आ जाएगा। तो आपके पास जो फ्लक्स आएगी वो E भी गिवन है, ds और एंगल कितना होगा? cos 0 डिग्री। तो आप कैलकुलेट कर लोगे ds कितना आ जाएगा? 0.1²। तो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सेकंड पार्ट में पूछा है कि अगर ये प्लेन इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितने एंगल पे हो जाए? फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ प्लेन मेक्स ए एंगल 30 डिग्री विद x एक्सिस। x एक्सिस के साथ कितने एंगल पे प्लेन कितना बना रहा है? 30 डिग्री। तो इसका वेक्टर कितना होगा बेटा? ds वेक्टर ये चला जाएगा। तो आपको थीटा 60 डिग्री के साथ सोल्व करना है, तो ये आप लोगों का आंसर निकल के आएगा।
फटाफट और कंप्लीट ही कर देते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका तो पेज नंबर 10 पे क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर एक पॉइंट चार्ज है, अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट के नजदीक रखा है, ये हम लोग कर चुके हैं, आप लोगों का सोल्व हो जाना चाहिए। उसके बाद बी पार्ट थ्योरी के अंदर कवर होता है कि अगर सिग्मा 1 प्लेन शीट के अंदर हम आर्टिकल करते हैं सिग्मा 2, तो इस रीजन में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इसमें क्या और इसमें क्या, ये हम लोगों को थ्योरी से कवर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने क्यूब से जिसकी साइड है 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर देने से आप लोगों का एरिया हो जाएगा, पता चल जाएगा। चार्ज इनक्लोज कितना है। अब बड़ी अच्छी बात, इसके अंदर डाइपोल है, क्या है, डाइपोल। तो डाइपोल में -q प्लस q, तो चार्ज इनक्लोज कितना हुआ, 0, तो फ्लक्स कितनी आ जाएगी, आंसर होगा आप लोगों का 0। बड़ी अच्छे क्वेश्चन है जो अच्छे तरीके से घुमाया गया है। तो और पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉरी। तो आज के लिए पेज नंबर 10 का एक क्वेश्चन आप लोगों को देता हूं सोल्व करने के लिए। यह है क्वेश्चन नंबर 5। 6 आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रहा हूं, खुद ट्राई करना, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में अगर डाउट रहता तो पूछें। 3 पॉइंट चार्जेस हैं, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के ऊपर रखे गए हैं। Q and Q. Length is given L. सेंट्रोइड पे, सेंट्रोइड क्या होता है कि एक वर्टेक्स से सामने वाली जो लाइन होती है उसका मिडल, ये ड्रॉ किया, इधर ये लाइन ड्रॉ की और इधर ये लाइन, तो ये जो पॉइंट है कट कर रहा है, ये हमारा क्या है, सेंट्रोइड। तो मैं इसको A, इसको B और इसको C का नाम दे देता हूं। अब क्या कह रहा है कि यहाँ इस सेंट्रोइड इस पॉइंट पे कितना चार्ज रखा जाए कि ये इक्विलिब्रियम में सिस्टम हमारा बना रहे। तो इक्विलिब्रियम में होने का मतलब कि पहले तो इन दोनों पूरे सिस्टम की टोटल फोर्स निकालो और तब यहाँ पे जो चार्ज लगेगा, चार्ज रखा जाएगा, उस पे उतनी अपोजिट फोर्स लगनी चाहिए, तब 0 आएगा। या बोल सकते हो जो टोटल फोर्स है पूरे सिस्टम की, वो कंप्लीट क्या आनी चाहिए, 0। ये आप लोगों को सोल्व करना, नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटेंसिटी बतानी है आपको डाइपोल के एक्सियल केस में, और बल्कि इतना आसान बना रखा है कि जब इस पे हम लिमिट पुट करते हैं तो रिजल्ट आपको प्रूव करना है, इतना आता है। तो ये हम एक चीज सोल्व करके वहां पे देखते भी हैं कि हमारे को ये रिजल्ट मिलता है, तो ये उसने खुद ही दिया है। फिर एक चीज आप लोगों को बोल रहा हूँ, बोर्ड के एग्जाम में अगर स्टेटमेंट लेंथी है तो घबराना नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं आपका थ्योरी का पार्ट ही उसने खुद दे रखा होता है, तो नॉर्मल टॉपिक से वो आसान होती है अपने आप। लास्ट पार्ट मैंने भी करवाया था। तो आज हमने टोटल पेज नंबर 10 तक के सभी क्वेश्चंस कर लिए हैं, ये आप लोगों को सोल्व करना है। इसके बाद बाकी के डाउट्स हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय।